आपने कभी ऐसे क्राइम के बारे में सुना है जो आज तक सॉल्व ही ना हुआ हो, जिसके अंदर एक छोटी बच्ची की डेथ हो जाती है, उसे किडनैप कर लिए जाते हैं, उसके कंकाल मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो केस अनसॉल्व्ड हो। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई तक उस केस को फाइनल क्लोजर में बता दे कि इसके अंदर कोई भी सबूत नहीं मिले, कोई भी सुराग में नहीं मिले, जिसके चलते हम किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते और वो केस अब तक पेंडिंग पड़ा हो, एकदम अनसॉल्व्ड पड़ा हो। सो वेलकम टू द शो, माय नेम इज सीसराम चौधरी और आज का केस है नवरूणा चक्रवर्ती का। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के मुजफ्फरपुर शहर के जवाहरलाल रोड के पास चक्रवर्ती लेन से, जहाँ पे एक बंगाली फैमिली रहती थी। उस घर में 6 लोग रह रहे थे। अतुल्य चक्रवर्ती, उनके बड़े भाई और अतुल्य चक्रवर्ती की पत्नी मैत्रेय चक्रवर्ती और उनके 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 लड़का। और जिस घर में वो रह रहे थे वो उनका पुश्तैनी मकान था, कई पीढ़ियों से वो वहां पे रह रहे थे। बात 2012 की है। घर की सबसे छोटी बेटी नवरूणा चक्रवर्ती जो सेंट जेवियर स्कूल में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। नवरूणा पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। अभी उसके एग्जाम खत्म हुए थे और एग्जाम के बाद की छुट्टियां चल रही थी और आज दिन था 18 सितंबर। इस दिन तीज का त्योहार भी था, तो सारी कॉलोनी की औरतें अपने हाथों में मेहंदी लगा रही थी। तो वहीं पे नवरूणा उन औरतों को देख के उसके मन में भी आता है कि मैं भी मेहंदी लगवाऊं। और बच्चों में होता है यार, वो जब किसी ऐसे को देखते हैं मेहंदी और ऐसा कोई फंक्शन देखते हैं तो उनके मन में भी होता है कि मैं भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाऊं। शाम के समय नवरूणा उन औरतों से परमिशन लेके और अपने हाथों में मेहंदी लगवा लेती है वहीं पे। इसके बाद वो सीधी अपने घर जाती है। अपने घर जाने के बाद वो खाना खाती है, उसकी माँ उसको खाना खिलाती है और बात जब सोने की आती है तो नवरूणा अपने माता पिता को बोलती है कि मैं अलग दूसरे कमरे में सो जाती हूँ क्योंकि रात में मेरी मेहंदी खराब ना हो जाए। और अब तक नवरूणा अपने माता पिता के साथ ही सोती आ रही थी, लेकिन उस रात वो दूसरे कमरे में सोती है अपने माता पिता से परमिशन लेके। और नवरूणा उस कमरे में जाके सो जाती है, साथ ही साथ उसके माता पिता वो दूसरे कमरे में जाके सो जाते हैं। और इसके बाद रात के करीब 3 से 3:30 बजे नवरूणा के पिता वॉशरूम जाने के लिए उठते हैं। तो वहीं पे जो बाहर की लाइट है, बालकनी की लाइट है, वो देखते हैं तो बालकनी की लाइट बंद थी। तो जो नवरूणा के पिता है वो नवरूणा की माँ से जाके पूछते हैं कि क्या तुमने बाहर की लाइट बंद की थी, क्योंकि जब नवरूणा सोने गई थी तो मैंने वो लाइट चालू कर दी थी। और होता है जब बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं और रात का टाइम होता है तो उन्हें डर ना लगे, इसके चक्कर में परिवार वाले लाइटें चालू कर देते हैं। लेकिन जो नवरूणा की माँ है वो भी मना कर देती थी कि मैंने कोई लाइट बंद नहीं की है, लाइट चालू ही छोड़ी हुई थी। और इसके बाद नवरूणा के पिता थोड़े से डर जाते हैं और वो सीधे भाग कर जाते हैं नवरूणा के कमरे की तरफ, जहाँ पे वो उसे देखते हैं तो बेड के ऊपर तकिए लगाए हुए थे एंड उसके ऊपर चादर रखी हुई थी। तो एक बार को तो नवरूणा के पिता को लगा कि नवरूणा अभी तक कमरे में ही सो रही है, लेकिन जब वो पास से जाके देखते हैं तो वहां पे नवरूणा नहीं सो रही थी। इसके बाद वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं एंड बाकी फैमिली वाले लोग भी उठ जाते हैं और उसी कमरे में आ जाते हैं देखने के लिए। परिवार के बाकी सारे मेंबर मिलकर और मेन एंट्रेंस गेट को चेक करते हैं, उसके ऊपर भी ताला लगा हुआ था। सब जगह वैसे के वैसे ताले लगे हुए थे, लेकिन उनकी बेटी गायब थी। सुबह होते होते पूरे एरिया में पता चल जाता है कि उस गली से एक लड़की रात में गायब हो चुकी है। इसके बाद नवरूणा के माता पिता जाते हैं मुजफ्फरपुर टाउन पुलिस स्टेशन में और वहां जाके कंप्लेंट फाइल करवाते हैं। नवरूणा के पिता ने पुलिस वालों को बताया कि इसमें लैंड माफियाओं का हाथ हो सकता है, क्योंकि हमारी जो पुश्तैनी जगह है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है और मुझे प्रॉपर्टी डीलरों ने कई बार परेशान किया है उसके चलते। अब सुबह लोग मकान के आसपास देख रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्हें पता चला कि जो नवरूणा जिस कमरे में सो रही थी उस कमरे की खिड़की टूटी हुई है। इसके बाद शक पूरा हो जाता है लोगों का एंड नवरूणा के माता पिता का कि ये पूरा मामला किडनैपिंग का है। उस खिड़की के मुड़ने से इतना गैप हो चुका था कि एक इंसान आसानी से बाहर से अंदर जा सकता है और अंदर से बाहर भी आ सकता है। अब पुलिस शुरुआत में इस केस को कुछ खास नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस का ये मानना था कि हो सकता है वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई हो। ये थ्योरी पुलिस ने स्टार्टिंग में बनाई और यही थ्योरी उनके माता पिता को बताई, लेकिन उसके पिता इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पूरा शक जो लग रहा था वो प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर लग रहा था, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर लग रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे लैंड माफियाओं ने उनको बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था। और जो ये केस है, पूरा सिनेरियो वो प्रॉपर्टी डीलर्स की तरफ जा रहा था, क्योंकि खिड़की तोड़ के उस लड़की को वहां से निकाला गया था। इसके बाद पुलिस वालों ने उल्टा इल्जाम नवरूणा के माता पिता के ऊपर लगाया कि शायद इन्होंने ही उसे मारकर और कहीं दफना दिया हो या फिर कहीं इधर उधर फेंक दिया हो। इसके चलते पुलिस उनके वाटर टैंक को भी चेक करती है और इधर उधर सारी जगह चेक करती है गली के अंदर, और ऐसा करीब 1 महीने तक चलता रहा। नवरूणा के पिता अतुल्य चक्रवर्ती एक फार्मास्यूटिकल बिजनेसमैन थे, तो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और इनके बंगाली कम्युनिटी के एक जज थे सुप्रीम कोर्ट में, और नवरूणा के पिता ने उस जज से रिक्वेस्ट की और जज ने उस समय के एडीजी गुप्तेश्वर पांडे को नवरूणा के केस को देखने के लिए बताते हैं। इसके बाद पुलिस ने थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा ली अपनी इन्वेस्टिगेशन की, और जो पुलिस दावा कर रही थी नवरूणा के भाग जाने की या फिर ऑनर किलिंग की, तो इन्वेस्टिगेशन में इन सब के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद पुलिस का सीधा शक जाता है लैंड माफियाओं की तरफ। जैसा कि नवरूणा के पिता इस
स्टार्टिंग से उनको बता रहे थे। और लगभग 1 से 1.5 महीना निकल जाने के बाद पुलिस की टीम आती है और नवरुणा के कमरे को सील कर देती है। उसके बाद फोरेंसिक की टीम आती है और उस कमरे की पूरे बारीकी से जांच करती है। तो वहां पे उन्हें एक छोटी केमिकल की डिब्बी और छोटी रस्सी दिखाई देती है और जिससे पता चलता है कि नवरुणा की जो खिड़की है उसकी ग्रिल्स के ऊपर केमिकल डाला गया ताकि उसका जोड़ कमजोर हो जाए और वहां से रस्सी से खींच के खिड़की को सीधा किया गया। इसके बाद पुलिस पूरी तरीके से कंफर्म हो जाती है कि ये मामला किडनैपिंग का है और लैंड माफियाओं का है। अब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था लेकिन नवरुणा का कुछ पता नहीं चल रहा था। 2 से 2.5 महीने बीत चुके थे। इसी बीच 26 नवंबर 2012 के दिन मुजफ्फरपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड काउंसलर नालों की सफाई करवा रहे थे। सफाई कराते कराते ये नवरुणा के घर के पास पहुंचे। वहां पे नाला कवर था जिसे हम पट्टियां भी बोलते हैं, उसको उठाकर नाले की सफाई कराई गई। जब नाले से कीचड़ बाहर निकला तो अचानक से लोगों की भीड़ जमा होने लगी और पुलिस को भी बुलाना पड़ा। जब उस बैग को बाहर निकाला गया तो उसमें एक नर कंकाल था, जिसके बाद पुलिस ये आइडिया लगाती है कि ये जो कंकाल है ये नवरुणा का ही है। लेकिन नवरुणा के पिता इस बात से इनकार कर रहे थे कि ये कंकाल नवरुणा का नहीं हो सकता है। इसके बाद इसे मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इसके बाद पटना के हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। यहाँ पे फोरेंसिक जांच होती है। इसमें मिला है कि हड्डियां किसी 13 से 15 साल की फीमेल की हैं और ये ज्यादा पुरानी नहीं लग रही है। 10 नवंबर से 20 नवंबर के आसपास कत्ल हुआ होगा। वैसे ये डिस्क्रिप्शन एक्यूरेट नहीं था, इसमें समय कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ये सारा अनुमान लगाया जा रहा था। और इसके बाद खबर आसपास के इलाकों में तेजी से फैलने लगती है और नवरुणा के माता पिता को बुलाया जाता है कि यहाँ पे ब्लड सैंपल लेके इस नर कंकाल की जांच की जाए। तो इसके लिए नवरुणा के माता पिता पुलिस वालों को मना कर देते हैं डीएनए सैंपल देने के लिए और इसके बाद केस सीबीआई को सौंपा जाता है। नवरुणा के माता पिता सीबीआई को अपने डीएनए सैंपल दे देते हैं, जिसके बाद जांच शुरू हो जाती है। इसके बाद नवरुणा के माता पिता का कई न्यूज चैनल्स और कई मीडिया के द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें वो बताते हैं कि मेरी बेटी को अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं रही है और उल्टा हमारे ऊपर शक करती है। और पुलिस यह भी बताती है कि ये ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है या फिर हो सकता है कि नवरुणा किसी लड़के से प्यार करती हो और उसके साथ भाग गई हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस इस केस को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही है। और नवरुणा के पिता मीडिया से बात करते टाइम ये भी बताते हैं कि ये जो पूरा मामला है वो लैंड माफियाओं का है, क्योंकि हमें अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बहुत ज्यादा लोग परेशान कर रहे थे। और जब सीबीआई इस केस की पूरी बारीकी से जांच करती है तो सीबीआई वालों को पता चलता है कि नवरुणा के पिता अतुल्य ने इस मकान को बेच दिया था और 1 लाख रुपए एडवांस भी ले लिया था। लेकिन पहले ये बात अतुल्य ने ना तो पुलिस वालों को बताई थी और ना ही सीबीआई वालों को बताई थी। जब सीबीआई वाले इस बात की क्रॉस चेकिंग करवाते हैं तो नवरुणा के पिता इस चीज से एग्री करते हैं कि हाँ, उन्होंने 1 लाख रुपए लिए थे एडवांस में और वो इस मकान को बेचकर बंगाल शिफ्ट होना चाहते थे। और ये बात आग की तरह उस एरिया में फैल जाती है। इस वजह से वो इस डील को कैंसिल करना चाहते थे और 1 लाख रुपए वापस देना चाहते थे। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो भी बिजनेसमैन है उस प्रॉपर्टी को खरीदने वाले, वो इस चीज से एग्री नहीं थे और इन्होंने ही मेरी बेटी को किडनैप किया है। और अब तक लड़की को गायब हुए लगभग 1 साल हो चुका था। इसी बीच नवरुणा के माता पिता बिहार राज्य के सीएम से भी मिलते हैं और वो सीएम से रिक्वेस्ट करते हैं। इसके बाद केस में थोड़ी सी तेजी बढ़ती है। सीबीआई वाले इस केस को थोड़ा सा सीरियस लेते हैं और इसके अंदर वापस से जांच शुरू करते हैं। और इसके बाद फरवरी 2014 में इस केस के ऊपर कार्रवाई थोड़ी तेजी से की जाती है। और जो पहले डीएनए सैंपल नवरुणा के माता पिता ने दिए थे, जब सीबीआई उनकी जांच करवाती है तो उसमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये जो कंकाल है, वो नवरुणा के ही हैं। और बिहार के कृष्ण मेडिकल एंड कॉलेज में जब ये अवशेष जाते हैं तो वहां पे डॉक्टर्स बताते हैं कि ये सारी हड्डियां 12 से 14 महीने पुरानी है। तो उसके पिता इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे कि ये कंकाल नवरुणा का हो सकता है, क्योंकि वो कंकाल देखने में एक बड़े आदमी का लग रहा था। और जो उस नाले की सफाई थी वो 1 महीने पहले ही की गई थी और 1 महीने के बाद ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसकी दोबारा सफाई क्यों करवाई। तो इसके चलते सीबीआई वालों का शक थोड़ा सा वार्ड काउंसलर की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ट्रेन रॉबरी एंड कई केसेस के ऑलरेडी मुकदमे चल रहे थे। और फिर से डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि ये जो कंकाल है वो 30 से 40 साल के आदमी का लग रहा है। और ये स्टेटमेंट हॉस्पिटल वाले के एंड पुलिस वालों के कई बार बदल चुके थे, जिसकी वजह से नवरुणा के पिता को ये लग रहा था कि ये सारे झूठ बोल रहे हैं। और नवरुणा के पिता ये भी बताते हैं कि वो जज के थ्रू जब एडीजे गुप्तेश्वर पांडे से मिलते हैं तो गुप्तेश्वर पांडे उन्हें एक नंबर लिख के देते हैं और जब नवरुणा के पिता उस नंबर पे कॉल करते हैं तो उधर से नवरुणा के चिल्लाने की आवाज आती है। और वो जो नंबर गुप्तेश्वर पांडे ने नवरुणा के पिता को लिख कर दिए थे, उस नंबर से ऑलरेडी नवरुणा के पिता के फोन के ऊपर काफी बार फोन आ चुके थे, लेकिन वो अननोन नंबर समझ के इन्हें इग्नोर कर रहे थे। तो इसके बाद यह बात भी उठने लगी कि एडीजे गुप्तेश्वर पांडे भी उन लैंड माफियाओं से मिले हुए हैं, उनका इनडायरेक्टली उनसे कोई ना कोई संबंध है, क्योंकि जो नंबर एडीजे ने नवरुणा के पिता को दिए उन नंबरों से ऑलरेडी उनके पास कई बार कॉल आ चुके थे। लेकिन जो एडीजे होते हैं उन्होंने भी इस बात से इनकार कर दिया कि नवरुणा के पिता के आसपास के करीबी लोग हैं जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद मीडिया में एडीजी का भी एक इंटरव्यू आउट होता है
जिसमें एडीजी गुप्तेश्वर पांडे बता रहे थे कि एक लड़का था जो एक महिला को परेशान कर रहा था। ये बात 2012 की है, जिस समय निर्भया हत्याकांड भी चल रहा था। तो उस समय एडीजी मीडिया को बताते हैं कि एक लड़का एक लेडीज को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, वो उसे रेगुलर बेस पे स्टॉक कर रहा है और उसे लव लेटर भी लिख रहा है। और ये महिला जब एडीजी से मिलती है तो उन्होंने ये सारी बातें एडीजी को बताई कि वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और वो मुझे धमकी भी दे रहा है कि अगर तुम ये चीज पुलिस को बताते हो तो इसके बाद तुम्हारे ऊपर एसिड डाल दिया जाएगा या फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। और इसके बाद एडीजी एक्शन लेते हैं एंड उस लड़के को जेल में डलवा देते हैं। लड़का 2015-16 के अंदर जेल से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो एडीजी से बदला लेना चाहता है, तो वो नवरुणा के फैमिली से कनेक्शन ढूंढने लग जाता है, क्योंकि उसने नवरुणा के पिता के ऑलरेडी कई इंटरव्यूज देख रखे थे जिनमें नवरुणा के पिता बता रहे थे कि वो एडीजी भी उन लैंड माफियाओं से मिले हुए हैं। तो इसके बाद वो लड़का नवरुणा की फैमिली से कनेक्शन ढूंढता है, तो वो नवरुणा की बड़ी बहन नवरूपा से बात करते हैं और उसके थ्रू वो नवरुणा के पिता से मिलते हैं। इसके बाद नवरुणा के पिता थोड़े एक्टिव हो जाते हैं और ये बात नेशनल मीडिया के ऊपर भी फैल जाती है। इसके बाद सीबीआई फिर से 66 लोगों को उठाती है और 250 लोगों को और उठाती है और उन सब लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ के अंदर कुछ भी सुराग उनको नहीं मिलता है। और उन 250 लोगों में एडीजी से लेकर डीएसपी, थानेदार, इंस्पेक्टर और कई लोग थे। और उस समय सीबीआई के द्वारा पहला अरेस्ट होता है 5 सितंबर 2017 को और ये वार्ड काउंसलर का था। और इन सब लोगों से सीबीआई वाले लाई डिटेक्टिंग टेस्ट भी करवाते हैं, तो उन लोगों को कोई भी सबूत ना मिलने की वजह से वार्ड काउंसलर को भी छोड़ दिया जाता है। और फिर 29 अप्रैल 2018 को 6 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें 14 दिन के लिए रिमांड पर भी भेजा जाता है, जिसमें जिला परिषद से लेकर इलाके के वॉइस चेयरमैन, एक बिल्डर, एक मार्बल बिजनेसमैन, एक होटल का मालिक, इनके अलावा एक प्राइवेट हॉस्पिटल का मालिक भी जो कि नवरुणा का ही पड़ोसी था। सीबीआई ने इन लोगों के साथ साथ जिन लोगों से पूछताछ की उनका भी नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्ट टेस्ट करवाया, ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी करवाए, जिसके थ्रू उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता है और उन्हें भी सीबीआई के द्वारा बरी कर दिया जाता है। लेकिन किसी के खिलाफ कुछ भी पता नहीं चला। उधर सुप्रीम कोर्ट से भी सीबीआई ने करीब 10 बार मोहलत मांग चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अभी आपकी डेडलाइन है, रिजल्ट दीजिए, लेकिन सीबीआई असमर्थ रहती है। सीबीआई वालों को जो भी पता चला वो नवरुणा के पिता से मिलते हैं 2019 में और वो सारी बातें उन्हें बता देती है कि उन्हें अभी तक इसमें कुछ भी सुराग नहीं मिले हैं। और सीबीआई 24 नवंबर 2020 को लगभग जांच के 5 साल 10 महीने के बाद अपनी स्पेशल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है और उसमें बताया जाता है कि किसी के खिलाफ भी कुछ भी सबूत नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से इस केस को क्लोज करना पड़ रहा है। इस बीच नवरुणा के पिता की तबीयत भी खराब हो जाती है और उसके माता पिता दोनों ही कोलकाता चले जाते हैं। और नवरुणा के पिता आज भी ये बताते हैं कि हमें न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है और कभी ना कभी तो हमें इस केस में न्याय मिलेगा। और ये केस पूरी तरीके से अभी भी अनसॉल्व पड़ा है। तो इस केस को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर केस स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।